एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत अच्छा चैप्टर है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। ये जो नोट्स हैं वो मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिसके लिंक आपको इस पीडीएफ के लास्ट में मिलेंगे। अच्छा, इस पीडीएफ में नोट्स तो है ही, लेकिन साथ के साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं, तो जिससे कि आपका पूरा चैप्टर इसी पीडीएफ से कवर हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। थर्ड, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराती रहती हूँ, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया विदाउट एनी देरी। अच्छा, जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं तो आप याद कर सकते हो। बाकी मैं आपको साथ के साथ बताती भी रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें पढ़ना है कि भाई नेशनलिज्म जो इंडिया वाला चैप्टर है वो, इसमें नेशनलिज्म का क्या मतलब है। देखो, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम की भावना। जब सबके सब लोग एकता की भावना फील करते हैं, उनकी सेम हिस्ट्री होती है, सेम पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड होता है। बेशक लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो इंडिया के केस में, लेकिन नेशन तो एक ही है ना, देश तो एक ही है, देश के लिए प्यार भी एक ही है। तो नेशनलिज्म मतलब देश प्रेम होता है। अब नेशनलिज्म मैंने यूरोप वाला भी चैप्टर पढ़ा था, तो वो नेशनलिज्म क्यों आया था यूरोप में, क्योंकि उन्हें नेशन स्टेट चाहिए था। लेकिन इंडिया और वियतनाम में नेशनलिज्म देश प्रेम क्यों आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का दिमाग किया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, जिसकी वजह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए इंडिया में देश प्रेम की भावनाएं थी। सेम इन वियतनाम ऑल्सो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र जो है वो नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उसके बारे में। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो सारे ब्रिटिशर्स उसी में लग गए थे, ठीक है। वो क्या करते थे, जो डिफेंस की प्रोडक्ट है वो बनाते रहते थे, उसमें ज़्यादा खर्चा आता था। अब जो लोन पे लोन लेते रहे ताकि वॉर को फाइनेंस मिल जाए, वॉर के लिए वो बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, मशीनरी वगैरह बन जाए, बारूद खरीद लिया जाए। तो फिर वॉर लोन्स लिए गए थे, उनको पे करने के लिए और डिफेंस के एक्सपेंडिचर चलाने के लिए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो दूसरी स्टेट में जाने के लिए हमें कुछ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया गया ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को हो सके इंडियंस से, ठीक है। अब जो वॉर के साल थे, यानी कि 2000 मतलब 1913 से लेकर 1918 तक जो वॉर के ईयर्स थे बेसिकली, उसमें जो प्राइस था ना कॉमन आइटम्स का भी, वो भी डबल हो गया था, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे थे इस प्राइस राइज की वजह से, ठीक है। और क्या होता था उस टाइम पे, क्या हुआ कि जो रूरल पीपल थे, उनकी जो फैमिलीज थी, उनमें से एक जने को आर्मी में आना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल का गुस्सा जो है बढ़ गया था। अब इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्रॉप भी फेल हो गई थी, जिसकी वजह से फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। रहा सहा फिर एक एपिडेमिक आ गया, जैसे कोरोना था ना, अब वैसे पहले एपिडेमिक आ गया था इन्फ्लुएंजा नाम का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। 1921 में सेंसस हुआ था, जिसमें पता चला कि 12 से 13 मिलियन की लोगों की डेथ हो गई है इस फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से। नाउ कमिंग टूवर्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था, ये एक ऐसा लड़ाई करने का तरीका था, स्ट्रगल करने का एक नया तरीका था, जो कि सच्चाई और नॉन वायलेंस के आधार पर था। इसमें क्या मतलब होता है, सत्याग्रह का जो आइडिया है वो महात्मा गांधी जी लेके आए थे, और वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे कि अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो ना, किसी अच्छी चीज़, सच्ची चीज़ के लिए, और तुम सही हो लड़ने के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ के अगर तुम फाइट कर रहे हो उस चीज़ के लिए जो कि सही है, तो तुम्हें किसी भी फिज़िकल फोर्स की या फिर हाथापाई करने की या फिर किसी वेपन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो अपनी बैटल जो है, लड़ाई जो है, वो नॉन वायलेंस से भी जीत सकते हो, अपने बिना किसी रिवेंज लिए, बिना एग्रेसिव हुए, बिना गुस्से के। तुम अगर ठीक हो अपनी बात में, अपने थॉट्स में, तो तुम बिना लड़ाई के भी जीत सकते हो, ठीक है, बिना वायलेंस के भी, अपने सच के दम पे। अब इंडिया में सत्याग्रह की कैसे स्टार्टिंग की थी महात्मा गांधी ने। देखो, महात्मा गांधी आए थे इंडिया में जनवरी 1915 में, और उन सभी इंडियंस को पता था महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियंस के लिए बहुत अच्छी हीरोइक फाइट की थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को सब जानते थे। तो उसके बाद उन्होंने जो ये अच्छा तरीका निकाला था सत्याग्रह का, तो वो उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें दिए सत्याग्रह ने, ठीक है।
कैसे 1917 में गांधी जी जो है वो बिहार के चंपारण इलाके में गए थे। और ये वाला चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा भी है इंग्लिश की बुक में। और ये वाला जो चैप्टर है ये कि गांधी जी जो है वो चंपारण बिहार गए थे, वो एक चैप्टर है इंग्लिश में 11th या 12th में, इंडिगो नाम का। उसमें भी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि कैसे गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे बिहार में और कैसे कैसे उन्होंने हेल्प की थी, ठीक है, पीजेंट्स को न्याय दिलाने के लिए, कि कैसे जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे पीजेंट्स का बहुत बुरा हाल किया हुआ था कि तो अब तुम्हें इंडिगो प्रोड्यूस करना है, अब तुम्हें हमें इतना टैक्स पे करना है, ऐसे ऐसे। तो गांधी जी ने चंपारण में जाके सत्याग्रह लॉन्च किया था 1917 में, जिससे कि पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा राहत मिली थी। फिर 1917 के बाद उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में है, ठीक है, जहाँ पर क्रॉप फेलियर आ गया था, बहुत बुरा एपिडेमिक आ गया था। और जो खेड़ा के पीजेंट्स थे उनकी इतनी हालत नहीं थी कि वो रेवेन्यू पे कर सके, तो उन्होंने बोला कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स कहाँ मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था। फिर 1918 में गांधी जी जो है अहमदाबाद गए, वहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ स्टार्ट किए, एक तो चंपारण बिहार में 1917 में, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 1917 में, और उसके बाद अहमदाबाद 1918 में। और ये जो है वो मैप वर्क में भी आएगा, वो मैं अभी आपको चैप्टर के लास्ट में सिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका रॉलेट एक्ट 1919। इसमें बेसिकली क्या था, अब इसकी डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है वो किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में। इसमें क्या था, इंडियन मेंबर्स तो इस एक्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो तब भी पास किया गया था, है ना। इस एक्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, जिसकी वजह से जैसे इंडियन में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। इस रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी को अरेस्ट कर लिया और 2 साल के लिए वो जेल में उसको रख सकती थी बिना किसी प्रूफ या इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है, जिसको भी वो अरेस्ट करेंगे। तो ये था रॉलेट एक्ट में। तो अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी करता तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते थे 2 साल या ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। फिर 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था ताकि वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो लड़ सके। और उन्होंने स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की थी 6 अप्रैल को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पॉन्स देखने को मिला। लोग जो है सिटीज़ में आ गए थे, शॉप जो है बंद कर दी गई थी, रेलवे वर्कशॉप पे जो वर्कर्स है वो भी स्ट्राइक पे आ गए थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलिस्ट को उन्होंने स्टॉप करने के लिए बहुत तगड़े तगड़े एक्शन किए। क्या एक्शन किए, जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, महात्मा गांधी जी को दिल्ली आने के लिए रोक दिया गया था। अब बात करते हैं हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट की। ये इसका हमें पता भी है कि क्या है, हमने पहले सुना भी है इसके बारे में। इसमें क्या था, जैसे लोग बाग सड़कों पे आके रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये क्या किया है तुमने, हम क्यों अरेस्ट हो, वो भी बिना किसी प्रूफ के, है ना। तो फिर 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में द पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग बाग, तो पुलिस ने वहाँ पे फायर कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर अटैक होने लग गए और लोग बाग जो है अटैक वगैरह करने लग गए थे, ठीक है, जब पुलिस वालों ने फायर किया था लोगों पे, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया था अमृतसर में, और अमृतसर की जो कमांड थी, अमृतसर एरिया की जो कमांड थी वो किसको दे दी गई थी, जनरल डायर को। अब मार्शल लॉ क्या था कि अमृतसर को या फिर किसी भी एरिया को जब आर्मी कंट्रोल करती है उसको मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनफेमस या फिर शॉकिंग जलियांवाला बाग मैसेकर था वो हुआ था 13 अप्रैल को। अभी जो मैं आपको स्टोरी बता रही थी वो 10 अप्रैल की थी, ठीक है। फिर 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को बेसिकली बैसाखी थी जो कि पंजाब में सेलिब्रेट हो रही थी। तो बहुत सारे विलेजेस का क्राउड जो है वो जलियांवाला बाग के मेले में पार्टिसिपेट करने आया था। तो जनरल डायर ने क्या किया, उस मेले के जितने भी आसपास के जितने भी एंट्री पॉइंट थे उनको क्लोज कर दिया। बहुत कम, मतलब ज़्यादा चौड़े नहीं थे,
नैरो नैरो थे, ठीक है। फिर जनरल डायर ने सारे एग्जिट पॉइंट को जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया, और फिर भीड़ पे उन्होंने खुलेआम गोली जो है वो चला दी। बहुत सारे लोग जो है इस इंसिडेंट में मारे गए। फिर इस इंसिडेंट के रिएक्शन में पब्लिक जो है बहुत भड़क गई। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स जो है वो आए भड़के हुए, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ब्रूटल हो गई थी अपने रिस्पॉन्स में, ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। महात्मा गांधी ने फिर रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने वाला जो मूवमेंट था वो रोक दिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया था जो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए था, वो वाला, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ अब ये देखते हैं। जैसे जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स हैं वो सड़कों पे आ गए थे, स्ट्रीट पे आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ गया था, स्ट्राइक हुए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किए गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा ब्रूटल हो गई, लोगों को ह्यूमिलेटेड किया, मतलब बेइज्जती की गई, टेरराइज किया, बहुत डराया धमकाया उनको। जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह को सपोर्ट करते थे, उनको बोला गया कि तुम अपनी ज़मीन पे, ग्राउंड पे नाक रगड़ो, और स्ट्रीट्स पे, गलियों में रेंगो, और साहिब को यानी कि ब्रिटिशर्स को सलाम करो, सैल्यूट करो। तो लोगों को विप से, छड़ी से, जो चाबुक होती है उससे भी पनिशमेंट दी गई। और जो पंजाब में एक गुजरन वाला था वहाँ पे बॉम्बार्डिंग भी हुई, और वहाँ पे लोगों को पनिशमेंट भी दी गई छड़ी से, स्टिक से, ठीक है। अब जैसे इतना वायलेंस फैल रहा था तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट जो था, जो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए सत्याग्रह चलाया था, उसको रोक दिया। फिर उसके बाद आता है खिलाफत इशू। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी ने सोचा कि सत्याग्रह में थोड़ी ही सक्सेस हमें देखने को मिली है, तो हमें जो है इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे कोई एक मूवमेंट करनी पड़ेगी, और वो जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हिंदू मुस्लिम सारे के सारे साथ में आएंगे कॉमन मुद्दे पे लड़ने के लिए, तब ज़्यादा पार होगी, और तब जो है कुछ हो पाएगा ब्रिटिशर्स के लिए। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू अपने हाथ में ले लिया था। अब ये खिलाफत इशू क्या है, जैसे ओटोमन टर्की, आपने नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ओटोमन टर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो गए थे, और ये भी मतलब खबर उड़ती हुई आ रही थी कि जो ओटोमन के एम्परर थे, राजा थे, उनके ऊपर एक बहुत हार्मफुल सी ट्रीटी साइन की गई है, हार्श ट्रीटी साइन की गई है। और वो बेसिकली जो ओटोमन के एम्परर थे ना, वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, उनको खलीफा भी बोला जाता था। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में, ताकि खलीफा को यानी कि ओटोमन के एम्पायर को बचाया जाए। और इस कमेटी के मेंबर कौन थे, दो भाई, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। वो भी ये चाहते थे महात्मा गांधी जो हैं वो ये यूनाइटेड मास एक्शन करे, मतलब पूरे देश में ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से ओटोमन के एम्परर भी बच जाए, और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से भगा दें। मतलब इसमें दो फायदे थे कि जैसे करवा तो कौन रहे थे, ब्रिटिशर्स ही करवा रहे थे वॉर ज़्यादातर, तो ठीक है, और उन्हीं की वजह से ओटोमन के एम्परर के हारने का बहुत बुरा चांस हो गया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ही सब करा रहे थे, तो मुस्लिम्स भी यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को फटाफट से हम हरा के बाहर निकालें, और हिंदूज भी यही चाहते थे। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लिया ताकि जो दोनों समुदाय के लोग हैं वो आए, और साथ के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, है ना। तो कोलकाता सेशन जब हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ताकि खिलाफत को सपोर्ट किया जाए, और स्वराज के लिए भी। बेसिकली स्वराज क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल, इंडिया जो है वो इंडियन जो होंगे बेसिकली इंडिया पे रूल करें, इंडियंस जो है अपनी कंट्री में इंडिया के ऊपर जो रूल है वो बेसिकली कोई इंडियन ही करेगा, ना कि कोई बाहर के देश करेंगे, ठीक है। तो वो होता है स्वराज। खिलाफत मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये जो मूवमेंट था वो क्यों था। और उसके बाद इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक न्यू रेजोल्यूशन पास किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों लिया था, क्योंकि उन्हें एक ऑल इंडिया मूवमेंट कराना था, जिसमें क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट सत्याग्रह जो है वो फेल हो गया था, ठीक है। और वो यही चाहते थे कि इंडिया में कोई भी मूवमेंट जो है सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं आ जाते, इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू को अपने हाथ में लिया था कि मैं जो हूँ वो इस इशू को अपने हाथ में लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हिंद स्वराज क्या था, अभी हम ये जो नॉन कॉपरेशन वाला रेजोल्यूशन था ना, इसके ऊपर आते हैं हम। हिंद स्वराज क्या था, हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी ने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी जो कि एम्फसाइज करती थी कि ब्रिटिश रूल, जो कि किसके ऊपर एम्फसाइज करती थी, नॉन कॉपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या, जैसे जो महात्मा गांधी जी ने अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, वहाँ पर
उसमें ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी इस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट किया कि ठीक है भाई, तुम अगर हम पे राज करना चाहते तो कर लो, है ना। बेसिकली वो तो आए थे ट्रेडिंग के लिए, पर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा ही करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो ब्रिटिश राज है वो सिर्फ इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से ही सर्वाइव हो रहा है। लेकिन अगर इंडियंस ने कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया में ढह जाएगा, चकनाचूर, एकदम ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। स्वराज जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब इंडिया के ऊपर इंडियंस ही रूल करेंगे। गांधी जी बिलीव करते हैं कि अगर इंडियंस ने ब्रिटिश के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको कोऑपरेट करने से मना कर दे तो ब्रिटिश जो रूलर्स हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इंडिया से भागने का, ठीक है। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या रीज़न थे? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया इंडियंस के साथ। किसने? क्रूअल ट्रीटमेंट किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। जो स्वराज की डिमांड थी वो बार बार वो खारिज किए जा रहे थे कि हम तो स्वराज नहीं होने देंगे। रॉयलेट एक्ट पास कर दे जिसमें इंडियंस के साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किए। जलियांवाला बाग मैस्केर, इतना बहुत बुरा मैस्केर जो था वो हुआ, ठीक है, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, रेजोल्यूशन बेसिकली वो पास किया था, वो भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ की, तो होना ही चाहिए। उसके बाद प्रपोजल क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? देखो क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं इंडियन को कि तुम ये वाले ऑफिसर हो, तुम सुपरिटेंडेंट हो, ये हो, वो हो, उन सभी को सरेंडर करना। ना तो ब्रिटिश की पुलिस में कोई पार्टिसिपेट करेगा, ना डॉक्टर्स में, इस तरीके से। सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल्स में जितने भी पद थे, पोस्ट थी, उन सब का बॉयकॉट करना। फॉरेन गुड्स जो आते थे ब्रिटिशर्स से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, उनका बॉयकॉट करना। और जो सिविल डिसोबीडियंस, अब एक नया मूवमेंट आ रहा है सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, वो कैंपेन लॉन्च करना, ठीक है। अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पास करने के लिए कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे वो देखो। 1920 सितंबर में ये एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, ताकि जो कोलकाता के लीडर्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि ताकि एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। उसके बाद 1 दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था ताकि इसको अडॉप्ट किया जाए। अब मूवमेंट के अंदर ही अलग अलग पड़ाव आ रहे थे। कैसे? जैसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, लेकिन सब जो है अपने ही मतलब के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। सबकी अलग अलग एक्सप्रेशन थी, डिमांड थी। स्वराज का मतलब था कि इंडिया के लोगों पे कोई बाहर का रूल ना करे, इंडिया का ही कोई रूल करे, ठीक है। तो स्वराज का मतलब जो था वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग मीनिंग था। जैसे कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब था कि हमें अब ब्रिटिशर्स का जो राजपाट है वो सहना नहीं पड़ेगा, उनका इल ट्रीटमेंट सहना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो स्वराज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। ऐसे स्वराज का मतलब जो है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग था, ठीक है। हर एक सोशल ग्रुप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था स्वराज वाले में, ताकि क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब उनकी जितनी भी सफरिंग है, ट्रबल है, वो सब अब ओवर हो जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं अवध की। अवध क्या था? देखो, अवध में बेसिकली पीजेंट मूवमेंट हुआ था, और ये किसने स्टार्ट किया था? बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले फिजी में एज अ इंटेंजर्ड लेबर काम किया था। इंटेंजर्ड लेबर क्या होता है? जैसे ब्रिटिशर्स पहले इंडियंस को कहीं कहीं भेज दिया करते कि तू वहाँ पे काम करा क्या, तू वहाँ पे काम करा क्या, तो उन्होंने फिजी में काम किया हुआ था। उसके बाद पीजेंट से जो ब्रिटिशर्स है वो हाई रेंट लूटने लग गए थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स वगैरह भी लगा दिए गए थे। ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स को अलग चीज़ें देनी पड़ती थी, अलग खर्चा पानी देना पड़ता था। तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया अवध के लोगों ने कि एक तो रेवेन्यू में तुम रिडक्शन करो जो तुम हमसे लूटते हो, और जैसे हमसे तुम बिना सैलरी दिए ही काम करा लेते हो, तो जो अनपेड वर्क है जिसको बेगार बोलते हैं उसका अबोलिशन करो। और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं बेसिकली जो हम पे मारपीट करते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अवध में पीजेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था किसने? बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। ट्राइबल पीजेंट्स देखो, ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, जैसे मैंने बताया ना, स्वराज जो है उसका मतलब हर एक सोशल ग्रुप के लिए अलग था, है ना। तो ट्राइबल जो थे उनको, जो मतलब स्थानीय लोग थे, उनको मना कर दिया गया था कि तुम फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते, तुम अपनी भेड़ बकरियों को वहाँ पे चरा नहीं सकते, और ना ही कुछ फ्रूट और फायरवुड कलेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने न्यू फॉरेस्ट लॉज पास कर दिए थे, जिसकी वजह से उनके लाइवलीहुड पे बहुत खतरा आ गया था, क्योंकि उनका तो सब कुछ फॉरेस्ट से ही चलता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर बेगार करो, मतलब हम तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं देंगे, तुम्हें काम कराना है।
और बहुत सारे मैनी रिबल्स फ्रॉम ट्राइबल एरियाज बिकेम वायलेंट, और बहुत सारे लोग जो है ट्राइबल एरिया से बहुत वायलेंट हो गए। और उसके बाद उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए। अभी गुरिल्ला क्या है, बेसिकली ये कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं था, ये एज अ बनाया जाता था कि एक ग्रुप है और वो ऑफिशियल ब्रिटिश आर्मी पे हमला कर देते थे, सरप्राइज अटैक कर देते थे एनिमी पे यानी कि ब्रिटिशर्स पे। तो था गुरिल्ला वॉरफेयर। अब स्वराज इन द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको जैसे बोला जाता था कि बिना परमिशन के तुम्हें इन प्लांटेशंस को छोड़ के नहीं जाना, हमारी परमिशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। और ये ऐसा किस एक्ट में लिखा गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में लिखा गया था। नाउ जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको बोला जाता था कि बिना परमिशन के गार्डन से निकलना नहीं है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत के बेसिस पर, ठीक है। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की न्यूज़ फैली कि हमें जो है कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, तो क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर्स जो है बिना परमिशन के ही गार्डन से बाहर निकलने लग गए और घर जाने लग गए। लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया, और क्योंकि स्ट्राइक हो रही थी ना वहाँ पे रेलवे वर्कर्स की, तो रास्ता ब्लॉक था, तो इसलिए उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उनको पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वराज। स्वराज मतलब या तो खुद का रूल या फिर फ्रीडम। 1920 में स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, की खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई आउटसाइडर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो मूवमेंट था बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि फरवरी 1922 में मूवमेंट जो था गांधी जी ने रोक दिया था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। चौरी चौरा क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्टर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए और पुलिस वालों ने क्या किया, गोली चला दी उत्तर प्रदेश में। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन लॉन्च किया था सर जॉन साइमन के अंडर। इस कमीशन में क्या था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्या कैसे कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर रहा है, हमें बताओ, हमारी कमेटी देखेगी, और कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी तो ब्रिटिशर्स बताएंगे तुम्हें वो चेंज करना है, इंडियंस को बोले वो, ठीक है। लेकिन उस कमीशन में बेसिकली जो साइमन कमीशन था उसके अंदर सारे ही मेंबर ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियन लीडर्स ने अपोज किया कमीशन को कि तुम्हारे ही मेंबर्स बैठेंगे उस कमीशन में, हमारे मेंबर्स नहीं बैठेंगे, तो हम क्यों इसको अप्रूव करें, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया था इंडिया में 1928 में, जिसने तो इंडियंस ने उसका कैसे स्वागत किया, गो बैक साइमन के स्लोगन के साथ, ठीक है। सारी पार्टी ने ज्वाइन किया था, प्रोटेस्ट किया था। फिर अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक ऑफर दिया था डोमिनेशन स्टेटस का इंडिया के लिए, लेकिन उसका टाइमिंग जो स्पेसिफाई नहीं था। डोमिनेशन स्टेटस का क्या मतलब है कि सेल्फ गवर्निंग स्टेट हो, मतलब हर जो स्टेट है वो सेल्फ गवर्निंग होगी, उसकी खुद की गवर्नमेंट होगी। ही ऑल्सो ऑफर टू होल्ड, उन्होंने गांधी जी को एक और ऑफर दिया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे ताकि फ्यूचर का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस कर सकें। उसके बाद सॉल्ट मार्च होने लग गया। सॉल्ट मार्च क्या था कि गांधी जी बिलीव करते कि सॉल्ट नमक एक पावरफुल सिंबल हो सकता है ताकि हम पूरे नेशन को एक साथ यूनाइट कर सकें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं इस आइडिया पे हंसने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी मतलब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर, जो कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिच भी कंज्यूम करते हैं और पुअर भी कंज्यूम करते हैं, तो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी सॉल्ट के ऊपर कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत गुस्से वाला जो माहौल था वो चल रहा था देश में। तो उसके बाद गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया कि देखो सॉल्ट पे उन्होंने कितना ज़्यादा टैक्स लगा रखा है और इसको हम एबॉलिश करेंगे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को कि हम जो है सॉल्ट के ऊपर टैक्स को एबोलिशन कराना चाहते हैं और नहीं किया तो देख लेना तुम क्या होगा। उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया वाइसरॉय इरविन ने, तो उन्होंने सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च शुरू की गांधी जी ने। 12 मार्च 1930 को 78 वॉलंटियर्स ने उनको अकम्पनी किया। 24 डेज़ में उन्होंने 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया, साबरमती से लेकर डांडी तक। बहुत सारे लोगों ने उनको बीच रास्ते में ज्वाइन कर लिया। फिर 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने वहीं पर एक मुट्ठी भर नमक जो है मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट
के ऊपर जो जितने भी कानून उन्होंने लगाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, गांधी जी ने उन सबको तोड़ दिया। तो सॉल्ट मार्च की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी। देश के अलग अलग कोनों में लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज के आगे। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया और पीजेंट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया हर चीज़ के लिए, और ट्राइबल लोगों ने भी फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब सॉल्ट लॉ क्या था बेसिकली कि वही रिच एंड पुअर दोनों कंज्यूम करते हैं सॉल्ट को, और ये फूड के लिए बहुत इसेंशियल आइटम है पूरे वर्ल्ड में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सॉल्ट प्रोडक्शन इंडिया में, तो उन्होंने सॉल्ट लॉ लगा दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने रिच को भी और पुअर को भी दोनों को ट्रिगर कर दिया, ठीक है, उनको इम्पोक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, स्पेशली पुअर लोगों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ा क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता था सॉल्ट के लिए। तो गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत रिप्रेसिव एक्ट हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसलिए हम जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा सिविल डिसोबीडियंस हो रहा है, सॉल्ट मार्च हो रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो गई थी इसके बाद, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी जो है लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट में, एक एग्रीमेंट में आए थे 5 मार्च 1931 को। इस एग्रीमेंट में क्या था कि गांधी जी जो है लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिच पीजेंट, क्योंकि उन्हें हाई रेवेन्यू नहीं देना था। पुअर पीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें हाई रेंट और हाई रेवेन्यू नहीं देना था। बिजनेस क्लास भी पार्टिसिपेट कर रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिजनेस पॉलिसीज़ बहुत रिजिड कर रखी थी। वुमेन जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी क्योंकि गांधी जी ने उनको कहा था, और वर्कर्स भी बहुत सारे एरियाज़ में से आ रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रूटल रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था। सत्याग्रही के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन को पीटा जा रहा था, और 1 लाख से भी ज़्यादा अरेस्ट किए जा रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस के फीचर क्या हैं, एक तो ये स्टार्ट हुआ था सॉल्ट मार्च से, बहुत सारी जगहों पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट किए गए थे, दारू की दुकानें बंद कर दी गई थी, और पीजेंट्स ने, किसानों ने भी टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया था। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था। अब जैसे लोगों को कहा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि एक तो तुम्हें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, लेकिन साथ के साथ जो ब्रिटिशर्स लॉ बनाते हैं उसको भी तुम्हें ब्रेक करना है, तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब वुमेन का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वुमेन ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, मार्चेस निकाली थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया था, क्लॉथ को पिकेट किया था, फॉरेन क्लोथ्स को हटा दिया था, लेकर शॉप्स में भी उन्होंने उनको बंद कराया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वुमेन्स ने कि नेशन के लिए कुछ करना हमारी एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र ड्यूटी है, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहाँ कहाँ कमी रह गई, एक तो दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि जो गांधी जी थे या फिर जो कांग्रेस थी वो एससी की डिमांड जो है काफ़ी देर से इग्नोर कर रही थी, और दूसरे बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिला था मुस्लिम पीपल के साइड से, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो कांग्रेस है वो बेसिकली हिंदूज़ के लिए काम कर रही है, ठीक है। और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट और शक्की जो एटमॉस्फेयर है वो बनने लग गया था। नाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, अब यहाँ पर देखो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडियंस जो वो यूनाइट हो गए थे। एक तो भारत माता की इमेज थी जो कि बंकिम चंद्र ने क्रिएट की थी, जिसकी वजह से लोग जो है आइडेंटिफाई करने लग गए थे नेशन को और एकजुट होने में हेल्प करते थे। नेक्स्ट इज फोकलोर। अब यहाँ पे क्या था, नेशनलिस्ट जो है वो इकट्ठा होने लग गए थे फोक टेल्स को, मतलब कहानियों को, कि इंडिया का कल्चर कैसा था, कैसे उन्होंने क्या क्या मतलब अचीवमेंट हासिल की है, प्राइड क्या क्या थी पास्ट में, वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते थे, लोगों को सुनाना स्टार्ट कर देते ताकि उनके अंदर हिम्मत आए। आइकन एंड सिंबल, उसके बाद उन्होंने एक फॉरेस्ट फ्लैग भी बनाया था जो कि ट्राई कलर था। स्वदेशी मूवमेंट के अराउंड ये बनाया था 1921 में, जिसके बंगाल में वो भी, जिसके अंदर 8 लोटस थे। फिर गांधी जी ने 1921 में उसको रीडिज़ाइन किया था, एक स्वराज फ्लैग बनाया था और ये जो है एक अच्छा सिंबल बन गया था। उसके बाद इंडियंस जो है इंडिया के पास्ट में देखने लग गए कि इंडिया ने कौन कौन सी अचीवमेंट को हासिल किया है, कैसे इंडिया की शान वापस आई और कैसे वो ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं, तो हिस्ट्री वो देखने लगे थे। उसके बाद वंदे मातरम 1870s में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा था अपनी मदरलैंड यानी कि भारत के लिए, और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वो गाया भी गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से सब के सब एकजुट हो गए थे, इकट्ठा फील कर देते हैं। अब हम मैप वर्क भी देख लेते हैं। हमें जो है इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन मार्क करने हैं।
तो एक तो कोलकाता में हुआ था सितंबर 1920 वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 महाराष्ट्र में, और मद्रास में हुआ था 1927 चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस ये 3 ही मार्क करने हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है इसकी थोड़ा सा साइड में, ठीक है। उसके बाद ये देखो महाराष्ट्र में, ये दोनों महाराष्ट्र में नागपुर इस साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। और उसके बाद मद्रास जो है वो देख सकते हो आप यहाँ पर तमिलनाडु के टॉप पर मद्रास है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो है, सत्याग्रह मूवमेंट आपको 3 पढ़ने हैं, 3 ही है। एक चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में, और एक अहमदाबाद गुजरात में, और 2 ये अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और दांडी गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 5 मार्क करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जलियांवाला बाग कैसे मार्क किया हुआ है, पंजाब की सबसे टॉप में, अमृतसर मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद बिहार में देखो टॉप में ही चंपारण मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखो अब यहीं गुजरात में ही तीनों हैं, अहमदाबाद भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही अहमदाबाद, उसके हल्का सा नीचे ही खेड़ा, और उसके सीधे में ही दांडी। तो ये तीनों जो है गुजरात में आपके मार्क हो गए। तो यही 5 चीज़ आपको मार्क करनी थी मैप वर्क में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सत्याग्रह वाले हो गए, जलियांवाला बाग हो गया, दांडी हो गया, एंड आपके 3 कांग्रेस के सेशंस हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का चैप्टर। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।